अस्सलाम वालेकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम शुरका को खुशामदीद कहता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने एक स्टैटिक साइट को होस्ट किया था EC2 सर्वर पे। EC2 अमेज़न की एक AWS की सर्विस है कि जिसके अंदर आपको वर्चुअल सर्वर्स अवेलेबल होते हैं और उसमें हमने लास्ट सेशन के अंदर कनेक्ट होने के बाद इंजनएक्स सेटअप किया था, PHP का एक वर्जन सेटअप किया था और एक स्टैटिक साइट वहां पर होस्ट की थी। उसको हमने अपनी लोकल जो पीसी की होस्ट फाइल है उसके थ्रू हमने पॉइंट करवाया था, यानी फेक पॉइंटिंग उसे हम कहेंगे। ठीक है, और उसको हमने फिर एक्सेस किया था। इंजनएक्स इन एक्शन था एक्चुअली। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हमने ये कहा था कि PHP के मल्टीपल वर्जन्स इंस्टॉल करेंगे हम, तो आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन आ गई है जी। तो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ अपने वर्चुअल सर्वर से। यहाँ मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई 14 GB हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर से 2.2 GB यूज्ड है और 12 अवेलेबल है। और इसी तरह से यहाँ अगर मैं एच टॉप आपको दिखा सकूँ, हमारे पास 2 GB रैम अवेलेबल है यहाँ पर। 1.87 यहाँ दिखा रहा है और स्वैप इज नॉट हेयर। तो सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ चेक करते हैं क्या इंजनएक्स इंस्टॉल है, क्योंकि ये वो सर्वर नहीं है, दूसरा बनाया था मैंने। लेट्स वेरीफाई sudo systemctl status nginx। nginx इज रनिंग। ठीक है, और इसका जो सर्वर का IP एड्रेस है उसके थ्रू हम जो है वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेट मी चेक IP एड्रेस। ये इसका IP एड्रेस है और इसे हम ब्राउजर में पेस्ट करते हैं तो हमें nginx का डिफॉल्ट पेज मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब तक हमने जो है वो जो पिछला वाला सेटअप था, वहीं तक मैंने इस सर्वर को आज प्रिपेयर किया था और उसमें हमने PHP का एक वर्जन इंस्टॉल किया था 8.2। यहाँ हम उसे चेक करते हैं PHP स्पेस -v, तो हमें ये बता रहा है कि PHP का 8.2 वर्जन इस वक्त इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि PHP का वर्जन एक और इंस्टॉल करते हैं 8.3, और उसके लिए भी हम उसी कमांड को यूज करते हैं जिसमें apt इंस्टॉल, और जहाँ 8.2 था वहाँ 8.3 हम सेटअप कर लेंगे। ठीक है, ये उसकी एक्सटेंशन है सारी। BC मैथ है, BZ2 है, CLI कॉमन कर्ल, ये सारी चीज़ें, और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये हमारा PHP 8.3 भी इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं अगर चेक करूँ PHP वर्जन, तो मुझे बता रहा है 8.3.25। उसने जो लेटेस्ट वाला है, जो अवेलेबल लेटेस्ट उसके पास है, उसको उसने सेटअप कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं दोनों PHP वर्जन्स को एक्सेस कर सकता हूँ CLI पर चलाने के लिए। कैसे? उसके लिए मैं लिखूंगा PHP 8.2 -v, यानी कोई भी PHP फाइल हो अगर मैं 8.2 से चलाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं PHP के बजाय PHP 8.2 लिखूंगा, तो वो PHP 8.2 के तौर पे चलेगी।
और अगर मैं उसके लिए PHP 8.3 लिखूंगा तो वो उससे चलेगी, यानी PHP 8.3 उसे रन करेगा। ये CLI के लिए है। अच्छा, ब्राउजर के लिए क्या है? उसके लिए हम FPM पूल्स बनाएंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वक्त अगर हम सिर्फ PHP लिखें, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो वहाँ वो हमें PHP 8.3 दिखा रहा है। व्हाट इफ आई एम इंटरेस्टेड के मैं 8.2 को डिफॉल्ट वर्जन कर दूं और 8.3 मेरे पास मौजूद जरूर रहे, लेकिन जब मैं PHP लिखूं तो उससे मुराद 8.2 हो। तो उसके लिए मुझे एक कमांड यहाँ पर लिनक्स की कमांड चलानी है। वो है जी अपडेट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इस कमांड को मैं PHP के अल्टरनेटिव्स को अपडेट करने जा रहा हूँ। तो मुझे बताएगा कि जो जो ऑप्शंस मौजूद हैं, जितने PHP के वर्जन यहाँ पर मौजूद हैं, वो मुझे दिखा रहा है। और उनमें से मैं जो सिलेक्ट करना चाहूँ, इस वक्त ऑटो मोड पे 8.3 सेटअप है। अगर मैं चाहूँ कि 8.2 हो जाए तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा। ये 8.2 के लिए 1 उसने दिया है और मैं एंटर करूंगा तो अब 8.2 डिफॉल्ट हो गई है। PHP-B 8.2 इज करंट PHP वर्जन। तो इस तरह से हमारे पास PHP के 2 वर्जन इस वक्त अवेलेबल हो गए हैं। कोई सवाल पूछना हो तो साथ साथ आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस वक्त हमारे सेशन में मौजूद हैं। 32। माशाल्लाह। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम सबसे पहले सिस्टम को थोड़ा सा सांस लेने के लिए मजीद हमें जगह मिल जाएगी अगर हम इस पे स्वैप मेमोरी ऐड कर लेंगे। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एचटॉप चलाया था, तो यहाँ हमें बता रहा है कि स्वैप मौजूद नहीं है। स्वैप हार्ड डिस्क का पार्ट होता है, लेकिन वो एक रैम के हेल्पर के तौर पे काम कर रहा होता है। यानी अगर रैम ओवरफ्लो होती है तो वो कुछ हिस्सा अपना स्वैप में रख देती है, फिर हस्ब ज़रूरत वहां से पिक करती रहती है। तो रैम जितना फास्ट तो नहीं होती हार्ड ड्राइव की वो ये वाली स्टोरेज, लेकिन बहरहाल किसी हद तक उसकी हेल्पर के तौर पे हम उसको मेंशन कर देते हैं कि ये इतना हिस्सा आपका स्वैप है। तो उसकी कमांड्स ये मौजूद हैं, ये कमांड्स आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे। हम 2 GB स्वैप रखना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उसके लिए 2 GB एलोकेट करेंगे। ये एक हमारे पास स्वैप फाइल आ गई है, ये 2 GB। इसका अगर हम साइज देखना चाहें, DU-SH, तो 2.1 GB इन्होंने बना दी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसकी जो परमिशंस हैं वो हमने 600 करनी है। ओनर रीड राइट एंड नो वन एल्स हैज एनी रीड परमिशन। सो रूट के पास इसकी परमिशंस हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो इस इस पार्टीशन को, इस फाइल को हमने स्वैप बनाना है MK स्वैप के जरिए से, और इसको हमने टर्न ऑन करना है। स्वैप ऑन हो गई है। अब हम अगर चेक करेंगे एच टॉप को तो हमें वो दिखाएगा कि हमारे पास स्वैप मौजूद है 2.0 GB। ठीक है, तो ये जब मेमोरी ओवरफ्लो होगी, हमारी रैम अगर कम पड़ेगी, तो ये 2 GB उसकी हेल्पर के तौर पे यहाँ मौजूद है। हमारे पास 2 CPU कोर्स हैं यहाँ इस सिस्टम में। ये T3 स्मॉल सिस्टम है AWS EC2 का। अच्छा, आगे चलते हैं हम और अगले स्टेप पे हम यहाँ MySQL डेटाबेस सर्वर सेटअप करेंगे। सिंपल उसकी कमांड भी sudo apt install MySQL सर्वर। पिछली दफा हमने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मुझे इसका अंदाजा ये हुआ कि जो मशीन हम यूज कर रहे थे, जो VPS इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें ½ GB रैम थी सिर्फ। तो ½ GB उसके लिए काफ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से वो फेल हो रहा था। तो आज जो सिस्टम हमने लिया है, इसमें 2 GB रैम है हमारे पास, लेकिन 1 GB भी इसके लिए बिल्कुल मुनासिब थी। उस पर भी बिल्कुल ठीक चलना था इसमें। MySQL 8.0 इंस्टॉल हो रहा है।
इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। sudo systemctl स्टेटस MySQL की सर्विस अप एंड रनिंग है। इसको इनेबल करना पड़ेगा हमें, ताकि सिस्टम जब रीबूट हो तो उस वक्त ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए और हमें इसको खुद से ना करना पड़े। तो उसके लिए हम करेंगे sudo systemctl enable MySQL। अब जब सिस्टम रिबूट होगा तो ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी, ऑटो स्टार्ट। इसी तरह से हमें जो अदर सर्विस जो हमने मजीद इंस्टॉल की हैं, उनमें से एक सर्विस हमारी है Nginx। उसको भी हम इनेबल करेंगे ताकि रिबूट होने के बाद वो ऑटो स्टार्ट हो। इसी तरह से हमारे पास जो PHP के 2 वर्जन हमने इंस्टॉल किए हैं। PHP हम जिस तरह इसको लेकर चलेंगे वो FPM पूल के तौर पे चलेगी। ठीक है, FPM का फुल फॉर्म क्या होता है मुझसे नहीं पूछिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हर यूजर का हर साइट के लिए हम अलग-अलग पूल बना देते हैं। तो उसमें उसके रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं कि इसके लिए जो है वो कितने वर्कर्स काम कर सकते हैं, कितनी रिक्वेस्ट बैक वक्त वो सर्व कर सकता है, कितनी रैम उसको पर रिक्वेस्ट अलाउ है। और PHP की जितनी सेटिंग्स हैं वो हर हर पूल के लिए हम अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त PHP की 2 सर्विसेज अवेलेबल हैं। 8.2-FPM, इसको भी हम इनेबल कर देते हैं। और 8.3-FPM भी अवेलेबल है हमारे पास, इसको भी हम इनेबल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 4 सर्विसेज इस वक्त इनेबल कर दी हैं। MySQL, PHP की 2 सर्विसेज 8.2, 8.3 एंड Nginx। ये एक्सक्यूज मी, हैव अ क्वेश्चन। जी 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 अच्छा, ये सलीम भाई आप जो कह रहे हैं कि पूल हम अनेबल करते हैं, ये जी। जो भी हमने PHP की है, सपोज 1 की भी हो, 8.1, 2, 3, अब इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में जाकर करेंगे या Nginx के अंदर हम सेटिंग नो करते हैं? नो, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम करेंगे। अभी हम बनाने लगे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं हम अभी। ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं, हाउ मच रैम रिसोर्सेज दे विल टेक। यस, बिल्कुल। ओके। जी, किसी ने रेज हैंड किया है इसके अलावा? मुझे, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा आपकी जिस पे लोग हैं। ओके, बस यही थे। सॉरी। नहीं, बस यही थे, आप कंटिन्यू कर लें। ओके, सो हमारे पास इस वक्त ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, अप एंड रनिंग हैं। और लेट्स कनेक्ट MySQL। sudo MySQL। बाय डिफॉल्ट हमारा जो रूट है, इस वक्त हम यूबंटू के यूजर से लॉगिन है और यूबंटू के पास सूडो की एक्सेस है। तो सूडो से जब हमने MySQL को कनेक्ट किया तो उसने हमसे पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि रूट जो MySQL का यूजर है उसको इस तरह से सेटअप किया गया बाय डिफॉल्ट MySQL सर्वर के वेंडर की तरफ से कि वो सिस्टम की ऑथेंटिकेशन यूज करता है, उसका अपना कोई पासवर्ड नहीं है। और इसके लिए फिर ये लाजिम है कि वो या तो आप सूडो यूजर हो जैसे यूबंटू है, या आप रूट इटसेल्फ हो। जैसे मैं यहाँ से sudo su करता हूँ। नाउ आई एम नॉट यूबंटू, आई एम रूट। अब मैं रूट हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ MySQL। तो अब MySQL में बगैर पासवर्ड के एंटर हो सकता हूँ। लेकिन ये जो मेरी एंट्री है ये सिर्फ यहीं के लिए है, इसी शेल के अंदर। जबकि मैं इस यूबंटू लिनक्स के साथ कनेक्टेड हूँ यूजिंग एनी टर्मिनल, जब मैं इसमें इन हूँ उस वक्त मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ इस रूट के यूजर से या यूबंटू के यूजर से। यूबंटू भी रूट के तौर पे ही कनेक्ट हो रहा है। इस यूजर से मैं कहीं बाहर से कनेक्ट नहीं हो सकता। बाहर से क्या मुराद है? बाहर से मुराद मेरा अपना PC है। मैं वहां से अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं रूट यूजर इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे कोई नया यूजर बनाना होगा। ठीक है, और वो नया यूजर मैं कैसे बनाऊंगा और उससे मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा? तो एक तरीका उसके लिए ये है, सबसे पहले तो मैं यूजर बना देता हूँ। लेट्स एग्जिट, और हम यहाँ से आए यहाँ पर शो डेटाबेस। ये हमारे पास ये डेटाबेस जो सिस्टम के अपने हैं बस वो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस बनाता हूँ। क्रिएट डेटाबेस लारावेल 12। ओके,
एंड उसके बाद मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, ये यूजर सलीम आइडेंटिफाइड बाय इट्स पासवर्ड। अब मैं पासवर्ड अगर मैं यहाँ कोई हल्का फुल्का सा रखता हूँ तो वो इधर मान लिया उसने, ठीक है। पॉलिसी उसकी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है इस वक्त, अगर मैं चाहूँ तो उसकी पॉलिसी को मजीद स्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो आसान पासवर्ड एक्सेप्ट ना करे। सो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इस पासवर्ड को किसी जगह पर सेव करूँ ताकि वो मेरे काम आ सके, ठीक है। तो मैंने इसको अपने पर्सनल स्लाइड पे रख लिया और उसके बाद अगला मैंने ये किया कि अब मेरे पास इस यूजर को मुझे प्रिविलेजेस देने हैं इस डेटाबेस पे। इस पे भी दे सकता हूँ मैं और किसी भी डेटाबेस पे भी दे सकता हूँ। सो ग्रांट ऑल से मुराद सारे प्रिविलेजेस जैसे मिल जाएंगे, रीड सिलेक्ट के, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ये सारे प्रिविलेजेस से मिल जाएंगे ऑन लारावेल 12 डॉट एस्ट्रिस। और अगर मैं सब पे देना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा एस्ट्रिस डॉट एस्ट्रिस। पहले एस्ट्रिस का मतलब है डेटाबेस नेम, दूसरे एस्ट्रिस का मतलब है ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट का मतलब है टेबल और व्यू और एनीथिंग दैट इज इनसाइड दैट डेटाबेस, मींस स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किए। ग्रांट ऑल ऑन एस्ट्रिस डॉट एस्ट्रिस टू सलीम, ये मैंने प्रिविलेजेस दे दिए। और सलीम को मैं अब ये चेंजेस मैं कमिट करता हूं, जैसे हम डेटाबेस में कमिट करते हैं, उसके लिए मुझे कमांड चलानी है फ्रेश प्रिविलेजेस, स्पेलिंग फ्लैश प्रिविलेजेस, ठीक है। अब मैं एग्जिट होता हूं और मैं अब MySQL को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं सलीम से, और यहाँ मैं ये पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। मैंने पासवर्ड दिया और शो डेटाबेसेस, ये डेटाबेसेस मेरे पास जिन पे मुझे एक्सेस है क्योंकि एस्ट्रिस डॉट एस्ट्रिस पे था। अच्छा, तो अब फर्दर क्या है, मैं इससे कनेक्ट होना चाहता हूँ अपने सिस्टम से, अपने लोकल कंप्यूटर से। तो उसका जो सेफ वे है, यानी एक तरीका उसका ये है कि मैं यहाँ जाऊँ, sudo इसकी MySQL की सेटिंग्स में जाऊँ, इसमें कुछ नहीं है, conf.d etc MySQL pi sudo nano mysql.cnf। इसमें क्या है, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिर्फ फाइल इंक्लूडेड है। ls conf.d, इसके अंदर mysql.cnf है। sudo nano, हमें MySQL d की कॉन्फ़िगरेशन, MySQL daemon की, जो MySQL का प्रोसेस है एज ए सर्विस रन कर रहा है MySQL को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमें तब्दीली करनी है। तो उसे हमने देखना है कौन सी फाइल में वो पाया जाता है, तो उसे हम सर्च भी कर सकते हैं। लेट अस सर्च इट, sudo grep -r, हमें सर्च करना है MySQL d एस्ट्रिस। इस डायरेक्टरी में हर जगह जाके देखो, जहां MySQL d मिले बताओ। सो MySQL d इज अवेलेबल ओवर हियर, sudo nano, ये MySQL d की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम बता रहे हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लीजिएगा, खासा एडवांस चीजें होती हैं। बाइंड एड्रेस 127.0.0.1, हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से कनेक्ट होने के लिए, यानी इस डेटाबेस सर्वर से MySQL से कनेक्ट होने के लिए आपको जो एड्रेस चाहिए जहां से आप आ सकते हैं, आपको सिर्फ 127.0.0.1 से अलाउ है। ये कहाँ का IP एड्रेस है, कोई बता सकता है? चाइना है, अमेरिका है, लोकल होस्ट। बोलो। बट इस सिस्टम का, इस मशीन का जो, जी बिल्कुल, इस सिस्टम का
आईपी एड्रेस है हर सिस्टम का। जैसे मैं कहूँ मैं, तो मैं का मतलब होता है सलीम, आप में से कोई कहेगा तो उसका अपना, उसकी अपनी जात मुराद होगी। तो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैं कहीं बाहर से इस वक्त की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक मैं माइस्क्यूएल के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ये बहुत सेफ सेटिंग्स हैं। आई विल रिकमेंड कि आप इन्हीं सेटिंग्स को बरकरार रखें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप कहीं से भी कनेक्ट हों, तो आपको यहाँ पर 0.0.0.0 रखना होगा। ठीक है, अगर आपने ये सेटिंग कर दी और इसको सेव करके आप बाहर आ गए, माइस्क्यूएल सर्वर को रिस्टार्ट आपने किया, तो अब आप पूरी दुनिया भर से कहीं से भी इस सर्वर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास आपने इसकी पोर्ट ओपन कर रखी हो फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल में। और दूसरा ये कि अगर आप किसी मैनेज क्लाउड सर्विस को यूज कर रहे हैं, जैसा कि AWS है या एज्योर है या गूगल क्लाउड है, तो उनकी जो रूल्स हैं उसमें भी वो पोर्ट ओपन रखी गई हो। ठीक है, तो मैं बहरहाल अगर आपका ये स्टैंड अलोन सिस्टम है किसी रिमोट जगह पर, तो आपने ये 0.0.0.0 रख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आईपी डाल दिया अपने लोकल सिस्टम का, तो फिर आप सिर्फ वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आप इस सिस्टम से खुद भी कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, आपको बाहर से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ इसको कैंसिल करते हैं, हम ये सेटिंग नहीं रखते, और मैं आपको सिक्योर वे बता रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट होना है। यस सर सर, ये जैसे हमने आईपी रखते हैं 127.6 रखते हैं, अगर ये जो है हमारे पास जो पीसी है, अगर ये खुदाना खासा हमसे क्रैश हो जाता है, फिर ये कैसे हम इसको करेंगे एक्सेस? देखें, ये जो 127 है, इसका मतलब तो ये वाला सिस्टम है जिस पर मैं इस वक्त लॉग इन हूँ, ये आयरलैंड में रखा हुआ है। ये सिस्टम चला गया तो इसका तो डेटाबेस भी चला गया। ठीक है, ये सिस्टम 127.0.01 का मतलब आपका लोकल कंप्यूटर नहीं है जो घर पे मौजूद है, जिसपे आप इस वक्त लॉग इन है और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। 127.0.0.1 से मुराद इस सिस्टम के लिए ये खुद सिस्टम है इटसेल्फ, ये सर्वर जो आयरलैंड में इस वक्त मौजूद है। ठीक है, ये आपका जो सवाल है इस वक्त ऐसे वैलिड हो सकता था कि अगर यहाँ पर हम 127.0.0.1 के बजाय आईपी एड्रेस डाल दें आपके लोकल सिस्टम का, तो क्या होगा? तो फिर यह है कि आप माइस्क्यूएल कहीं और से कनेक्ट नहीं कर सकते। आपका सिस्टम, यानी आप लोकल होस्ट से भी कनेक्ट नहीं हो सकते फिर, क्योंकि आपने एक ऐसा एड्रेस डाल दिया है कि सिर्फ वहीं से अलाउ है। sudo mysql करके भी नहीं होगा उस वक्त, अगर हम रूट एज ए रूट यूजर से करना चाहें। यस, मेरा ख्याल है वैसे भी नहीं होगा। ठीक है सर, और दूसरी चीज़ ये कि sudo mysql इस पर भी क्या हम कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं? यानी अभी मैंने ये चेक किया कि हमारा सर्वर 23 पे मैंने sudo mysql किया और अपने लोकल पर किया, लेकिन वहाँ एक्सेस है एज ए रूट यूज़र भी मुझे पासवर्ड की ज़रूरत है, तो क्या हम ये खुद चीज़ सेट कर रहे होते हैं? एक्चुअली हम हर जगह sudo mysql काम नहीं कर सकते? जी देखें, माइस्क्यूएल की जो प्रीवियस इंस्टॉलेशंस थी ना, उनके अंदर ये इस तरह नहीं होता था 2-3 साल पहले तक। और रूट का पासवर्ड होता था, रूट का जो, यानी इसको पासवर्ड तो हम अभी भी रूट का रख सकते हैं, रूट की सेटिंग तब्दील करके कि उसका ऑथेंटिकेशन वे कौन सा है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम कहते हैं या क्या है, तो हम उसको पासवर्ड की बेस पे ले जा सकते हैं। इस वक्त वो ओएस ऑथेंटिकेशन पे चल रहा है। ठीक है, वो जो आपने सिस्टम एक्सेस किया वो Ubuntu 20 है, 4 साल 5 साल पुराना सिस्टम है वो हमारे पास। और उसके अंदर जब हमने MySQL इंस्टॉल किया था, तो उस वक्त MySQL ऐसे ही इंस्टॉल होता था कि वो इंस्टॉल होने के बाद हमें कहता था कि इसको सिक्योर बनाने के लिए आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेटअप करें वहां पे, और उससे आप एक्सेस हो। ठीक है, लेकिन यहाँ अब उसके बाद MySQL ने ये फैसला किया, अब यही होता है कि MySQL आपको रूट की एक्सेस बाहर से देता ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। आप चेंज करने को बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, जो चाहें करें आप, लेकिन ये कि बाय डिफॉल्ट यही है कि उसने आपकी रूट की एक्सेस बाहर से ब्लॉक कर रखी है। ठीक है, तो अब हम सर एक जी चीज़ ये
कि यानी आपने कहा बाहर से ब्लॉक कर रखिए, अगर ये क्या ये सिस्टम पर भी डिपेंड करता है या जस्ट ये माइस्क्यूएल के इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करता है? लाइक अगर हम अपने सिस्टम पे माइस्क्यूएल को रीइंस्टॉल करते हैं या अपडेट करते हैं तो क्या ये इस तरह से हमें दोबारा सुडो माइस्क्यूएल करने दे देगा, या तो ये हमारे EC2 इंस्टेंस या किसी सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है? मेरा ख्याल है कि माइस्क्यूएल की जो फ्रेश इंस्टॉलेशंस हैं अब की, पिछले 2-3 साल से, वो बगैर पासवर्ड के ही सेटअप होती हैं। विंडोज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यूबंटू पे तो इसी तरह हो रही है। जी सर, एक चीज़ और कि देखिए आपने कहा कि बाहर से सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर सपोज मेरा लोकल सिस्टम है, मैं लोकल IP एड्रेस अपना सर्च करती हूँ। अगर मुझे एक्सेस करने के लिए, एक्सेस से मुराद हम यहाँ पर डेटाबेस को इंपोर्ट करना ले रहे हैं, तो अगर मैं अपने लोकल से इस सर्वर में फिर डेटाबेस को इंपोर्ट करना चाहूँ, सर्वर में जहाँ आपने ये कॉन्फ़िगरेशन जिस भी फाइल में जाकर IP एड्रेस लिखने का कहा, तो क्या हम फिर डेटाबेस को इंपोर्ट भी कर पाएंगे? इस तरह से कनेक्ट करने से मुराद थी आपकी? जी जी, जब हमने एक्सेस दे दिया ना, एक्सेस से मुराद ये है कि सब कुछ दे दिया। जो यूजर पे डिपेंड करता है उसको कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, जो कुछ यूजर कर सकता है, तो उसको जो एक्सेस है वो जहां से भी कनेक्ट हो जाएगा। जब उसको कनेक्शन मिल गया तो वो सारा कुछ कर सकता है। इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, डिलीट करना है, नया डेटाबेस बनाना है, कॉपी करना है, जो भी करना है वो सारा कुछ कर सकता है, अगर उस यूजर को अलाउ है तो सर कहीं एक से चीज़ भी। बात, जी सर, आपने कहा कि रूट यूज़र को बाहर की एक्सेस नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी नया यूज़र बनाए फॉर सपोज अपने नेम का या कोई भी एक्सेट्रा, तो हमारे उस यूज़र को बाहर की एक्सेस है, अगर हम उसकी फुल प्रिविलेजेस हैं, उसके लिए हमें IP एड्रेस सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अब अगर आप ये यूज़र बना रहे हैं, इस यूज़र से आप अपने लोकल सिस्टम से कोई भी काम करना चाहें, यानी हमारे जो रिमोट सिस्टम है उस उसके डेटाबेस में कोई काम करना चाहे, तो ये हम कर सकते हैं बगैर किसी भी सेटिंग के? ये मैंने नहीं कहा बगैर किसी भी सेटिंग के। देखें, मैं जो आपको प्रेफर्ड वे ऑफ कनेक्टिंग माइस्क्यूएल बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखें, आप इस वक्त कनेक्ट हुए हैं SSH के जरिए, सिक्योर शेल के जरिए से। सिक्योर शेल के जरिए से मैं हुआ हूँ कनेक्ट, और पोर्ट 22 पे ये काम करता है। और इसमें जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड होती है। माइस्क्यूएल की जो डिफॉल्ट पोर्ट है 3306, उस पर कम्युनिकेशन ओपन होती है, डाटा ओपन जा रहा होता है, इनक्रिप्टेड नहीं जा रहा होता। तो अब जब आप 22 पे इसको ले गए तो इनक्रिप्टेड वो हो गई। और कैसे इनक्रिप्ट हुई? वो यूजिंग यूर प्राइवेट की, जिससे आपने कनेक्ट किया था। ये जो प्राइवेट की है, इसके थ्रू जो है वो अब कैसे, लेट अस सी के कैसे होगा ये। हम आते हैं यहाँ, मेरे पास GUI है, इसका ये कमांड भी मौजूद है, मुझे याद नहीं है, मुझे हर दफ़ा पूछनी ही पड़ती है ChatGPT या गूगल से। मैं यहाँ आता हूँ और एक नया कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। ये dbviewer है, MySQL वर्कबेंच में भी आप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आपको ये सारी सेटिंग्स अवेलेबल होंगी, थोड़ी सी ऊंच नीच के साथ। GUI में ज़ाहिर है हर किसी के अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन ये कि ये सेटिंग हर जगह अवेलेबल होगी। हाउ टू सिक्योरली कनेक्ट रिमोट MySQL सर्वर थ्रू SSH टनल। ठीक है, हम यहाँ पर एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ये नया कनेक्शन है, और दिस इज MySQL कनेक्शन। नेक्स्ट। चलो भाई, इतना टाइम। ओके, यहाँ से मैं अब, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ रिमोटली, मुझे चाहिए IP एड्रेस के कहाँ कनेक्ट होना है। किसी ने रेज हैंड किया है? जी सर। यस, मुझे बताइए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इस पे, मैक पे, ये डीबी कनेक्ट करने के लिए इस पे सारे सर, हंड्रेड? dbviewer DBEAVER फ्री सॉफ्टवेयर है ये, और इस पे दर्जनों टाइप के डाटाबेसेस की फैसिलिटी मौजूद है। ये मैं आपको दिखा रहा था, बैक करता हूँ मैं। दोनों के लिए अवेलेबल है, मैक और विंडोज दोनों के लिए? यस यस, यूबंटू के लिए भी अवेलेबल है। डीबीवर, ओके। यस, dbviewer। अच्छा, यहाँ देखें, हमारे पास SQL सर्वर भी है, MongoDB, PostgreSQL, जिनके नाम भी हम नहीं सुनते, वो सारे डाटाबेसेस यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, कोई 25-30 या 50 के करीब डाटाबेस टाइप्स मौजूद हैं यहाँ पर।
MySQL अलग है, MariaDB अलग है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ गया है इनमें। अच्छा, मैं आता हूँ और मुझे इनसे MySQL से कनेक्ट होना है। तो जो सिक्योर वे मैं बता रहा हूँ उसमें मुझे जाना है सबसे पहले, कहाँ है जी, एडवांस में जाना है। एडवांस में नहीं जाना मुझे, हाँ जी ये है SSH। SSH मैंने ऐड किया और यहाँ पर मुझे बताना है कि मुझे टनल कहाँ से बनाना है। देखें, इस IP एड्रेस पे मुझे यूबंटू के यूजर नेम से एक्सेस है, मुझे पब्लिक की के जरिए से। कौन सी पब्लिक की है मेरी? मेरी पब्लिक की ये है, पासवर्ड के बगैर मैं इस पब्लिक की के थ्रू एक्सेस करता हूँ। इसका पाथ मैं यहाँ पर देता हूँ, पाथ है इसका यूजर्स स्लैश सलीम स्लैश, मैं इसको कंफर्म कर लूँ, यस ठीक है, ये मैंने पाथ दे दिया। और इस की का कोई पास फ्रेज नहीं है तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे इस टनल को सिर्फ टेस्ट करना है, क्या मैं इस कनेक्शन को करने का अहल हूँ, क्या ये कनेक्शन मुझे अलाउ हो रहा है। यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड था तो पासवर्ड देना है, और अगर पब्लिक की है तो पब्लिक की, मुझे एजेंट का नहीं पता। अच्छा, तो क्या टनल चल रही है हमारी? यस, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पोर्ट 22 से इस सिस्टम पे कनेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है, ये मैं कनेक्ट हुआ वो भी आपके सामने, आधे घंटे से हम काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा, अब अगला मरहला ये है कि मैं इस सिस्टम पे कनेक्ट तो हो गया हूँ टनल के जरिए से। अब जब मैं सिस्टम पे पहुंच गया हूँ तो मैं यूबंटू हूँ और मैं यहाँ खड़ा हूँ गोया एक तरह से, ये मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे जैसे मैं MySQL को कनेक्ट कर रहा था यूजिंग माई यूजर नेम, ठीक है, इसी तरह से मैं अब यहाँ कनेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा? यहाँ मैं लोकल होस्ट लिखूंगा, अगर वो लोकल होस्ट नहीं मानता तो 127.0.0.1 लगाऊंगा मैं। यूजर नेम मैं अपना डालूंगा और उसका पासवर्ड मैं प्रोवाइड करूंगा। क्या पासवर्ड है जी मेरा? ये पासवर्ड है मेरा। और अब मैं टेस्ट कनेक्शन करूंगा। कनेक्शन रिफ्यूज्ड। भाई ऐसे नहीं करो यार। 127.0.0.1। सर डेटाबेस नेम नहीं देते? नो, डेटाबेस नेम मैं तो नहीं देता कभी, जितने डेटाबेस पे मुझे एक्सेस है मुझे सारे देखने। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये देखें हम कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यानी ये कि यूं समझे हम कि हमने एक नकब लगाई, सुरंग बनाई हमने, और वहां जाकर अंदर पहुंचे और कहा कि भाई हाँ अब मैं अंदर हूँ, तुम्हारे घर का फर्द हूँ, मुझे दिखाओ कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो अब MySQL के लिए हम इंटरनल हैं, लोकल होस्ट से एक्सेस कर रहे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, हालांकि ये 127.0.0.1 है। अगर मैं कहूँ कि ये किसका IP एड्रेस है, तो अगर मैं इस अपने सिस्टम पे हूँ इस मैक पे, तो ये मेरे मैक का IP एड्रेस है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं मैक पे नहीं हूँ। मैं टनल लगाकर जब SSH टनल के जरिए से इस सिस्टम पर पहुंचा हूँ, इस की के जरिए से, पासवर्ड लेस एंट्री से, तो अब जब मैं 127.0.0.1 लगा रहा हूँ तो मुझे वो लोकल होस्ट के तौर पे एक्सेस देगा। तो दिस इज सिक्योर वे ऑफ कनेक्टिंग टू MySQL। ठीक है, इसी के लिए जो है वो एक हमें कमांड भी मिल जाएगी, उसको हम टर्मिनल पे चला के अपनी एक नई पोर्ट पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, और उस कनेक्शन को हम लारावेल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर रिमोटली आपने कनेक्ट होना है, वैसे ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि आप एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को हजारों मील दूर के सिस्टम से कनेक्ट करें, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो वी आर कनेक्टेड नाउ, फिनिश। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये बाकियों से मुमताज रहे। ठीक है, जनरल में जाऊंगा मैं और यहाँ मैं इसका कनेक्शन नेम में कर दूंगा लारावेल वर्कशॉप। ओके, लारावेल वर्कशॉप। ये मेरे पास जितने डेटाबेसेस हैं सब यहाँ नजर आ रहे हैं। ये लारावेल 12 का डेटाबेस है जो खाली है, जिसके अंदर कोई टेबल नहीं है।
मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ और सब कुछ मेरे पास पूरी एक्सेस है। जो मैं लोकल होस्ट से कर सकता था, इस वक्त मैं अंदर ही से कनेक्टेड हूँ, घर का फर्द हूँ। ठीक है जी। सो ये है SSH टनल के जरिए से सिक्योरली MySQL से कनेक्ट होना। अब हम आगे चलते हैं और जैसा कि मैंने बताया है, हम PHP के पूल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है। और अगेन जैसा कि मैंने पिछली दफा तज़किरा किया था कि जितनी साइट्स हम होस्ट करना चाहते हैं उतने यूजर हमें बनाने चाहिए, या एटलीस्ट अगर एक यूजर की एक से ज्यादा साइट्स हैं या लिंक्ड एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है रिएक्ट की है, एक बैक एंड लारावेल की एप्लीकेशन है, और वो एक ही एप्लीकेशन का हिस्सा है, फ्रंट एंड और बैक एंड है उसका, तो उसको आप एक यूजर के अंडर में रख सकते हैं। लेकिन ये कि बेस्ट ये है आपकी हर एप्लीकेशन का अलग से लिनक्स यूजर मौजूद हो। तो ऐड यूजर करूंगा, सूडो लगाऊंगा मैं, ताकि मैं रूट के तौर पे एक्ट कर सकूं। मैं इसका नाम रखूंगा लारावेल। पासवर्ड रखना है, मैंने आसान सा पासवर्ड रख दिया, लारावेल। रूम नंबर कोई नहीं है, यस। और एक और यूजर अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसका मैं नाम रख लेता हूँ, क्या नाम रखें जी, वर्कशॉप रख लेता हूँ मैं। यस, ठीक है। और ls-l अगर मैं होम में देखूं तो मुझे ये सेटिंग्स मिलती हैं। जैसा कि पिछली दफा मैंने बताया था कि इस सेटिंग को चेंज करना है, हमें 755 पे ले जाना है। तो sudo chmod होम, पहले परमिशंस देंगे 755 होम लारावेल, होम वर्कशॉप, होम ubuntu। ठीक है। अब हम अगर चेक करते हैं तो हमें ये 750 के बजाय 755 मिलता है। परमिशंस अपडेट हो गई हैं। ठीक है। तो हमने दो यूजर बनाए हैं, इन दो के लिए हम अलग अलग साइट्स यहाँ पर रखेंगे। उससे पहले हम पूल चलाएंगे। मुझे नहीं पता हम कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन ये कि अगर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा लग रही हो तो मुझे बता दिया करें कि मैं किसी चीज की ज्यादा डिटेल में चला गया। मेरी कोशिश होती है कि किसी एक चीज की तरफ अगर हम गए हैं तो उसकी सारी चीजों को हम जितना हो सके कवर कर लें। तो इसलिए मैंने आपको MySQL के साथ साथ जो है उसका सिक्योर वे ऑफ कनेक्शन भी हमने यहाँ पे तज़किरा किया कि कैसे करना है। अच्छा, तो अब हम यहाँ जाते हैं और पूल सेटअप करते हैं। यस। अच्छा सर जी, इसमें एक चीज होती है, जब आप chmod लिखते हैं तो -r भी साथ लिख लेते हैं, तो वो फिर क्यों लिखते हैं? जी कोई बताएगा? जी सर, आवाज आ रही है? हेलो जी जी, आपकी आवाज मैंने सुन ली, सबने सुन ली है। -r -r एक्सक्यूज मी, ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं बोल रहे अपनी माइक बंद कर लें ताकि इको ना आए प्लीज, और जो साथ बोल रहे हैं सिर्फ वही। जी अच्छा सर जी, इसमें जो लिखते हैं, जी मैं ये बता रहा था कि शायद आपके पास जी जाहिद भाई आप बोलिए। कोई और बताना चाहेगा -r के लिए? अच्छा मुनीब, मेरे ख्याल में आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। जिन्होंने भी पूछा था ये सवाल, -r होता है रिकर्सिव के लिए, यानी कि चेंज मॉड और -r लिख देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो डायरेक्टरी है और उसके अंदर जितनी भी चाइल्ड डायरेक्टरीज होंगी रिकर्सिवली सब के ऊपर वो परमिशन अप्लाई हो जाएगी। यानी सब, ऑल चाइल्ड डायरेक्टरीज एंड फाइल्स एवरीथिंग, सब पे वो परमिशन अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ जो है ना, जब आप सुपर यूजर हैं, sudo आप कर रहे हैं, तो पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। यानी ऐसा हुआ है कि हमारी टीम के अंदर एक टीम मेंबर एक सर्वर पे काम कर रहे थे, तो एक कमांड में थोड़ी सी ऊंच नीच हुई और उसकी वजह से जो है वो सर्वर हमें डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ा। यकीनन उस पर जो पहले मेहनत हुई थी, कुछ डाटा जो है जब एक्सेसिबल ही नहीं रहा, आप उसको जो है वो किसी की के जरिए से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो दोबारा बनाना पड़ा फिर हमें। सो बी केयरफुल, एंटर प्रेस करने से पहले कमांड को अच्छी तरह से रीड कर लें
और ये देख लें कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो, लेकिन ये कि ऐसा जब कुछ होगा तो आपको बहुत कुछ सबक देके जाएगा, और वो कुछ ठंडी मशीनों में बैठ के नहीं सीखा होगा जो उस दिन आप सीखेंगे जिस दिन आपका सर्वर करप्ट होगा। अच्छा जी, सो हम किस तरफ जा रहे थे जी? रिकर्सिव को देख लिया हमने कि -r से जो है वो चीज़ें तमाम चिल्ड्रन पे वही परमिशंस लागू हो जाएंगी, चाहे वो ch मॉड हो या ch ओन हो, ओनरशिप हो, तो वो सब पे लागू हो जाएंगी। और अब हम ये चाहते हैं कि PHP की क्या देखेंगे हम? पूल्स, PHP के पूल्स देखें हम। तो उसके लिए हम चलते हैं, ये हमारा पाथ है etc PHP 8 पॉइंट, जिसके लिए हमने जाना है वहां जाते हैं हम। PHP 8.3 में जाते हैं, fpm pools.d, ये हमारा फोल्डर है कि जिसके अंदर पूल्स रखे होते हैं, या हमने पूल्स डिफाइन करने। अच्छा, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या मौजूद है। पहले से एक फाइल मौजूद है जिसका ये साइज है 22 किलोबाइट की, 22 किलोबाइट की एक फाइल मौजूद है, और उसके अंदर क्या है, लेट अस सी। इसके अंदर जितनी मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी मौजूद है। ये एक नया पूल है, इसका नाम है WWW, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया गया है, पूल को जो है ना वो दो तरीके से बना सकते हैं हम, एक सॉकेट के जरिए से लिसन करना, और दूसरा पोर्ट के जरिए से, ठीक है। अगर हम सॉकेट के जरिए से करते हैं तो जैसा कि यहाँ हुआ ये लाइन मैंने हाईलाइट की है, तो जितनी चीजें PHP 8.3 पे चल रही होंगी वो इस सॉकेट के जरिए से कनेक्ट हो रही होंगी। ये फाइल जो है वो उनका जो है ना वो उसकी बुनियाद होगी। मुझसे मजीद डिटेल नहीं पूछिएगा, मुझे नहीं पता सॉकेट और पोर्ट में क्या फ़र्क है, सिवाय इसके कि ये एक फाइल होती है और पोर्ट जो है वो एक नंबर होता है, जैसे आपका गेट नंबर है एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे या प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन का, तो उस तरह से वो पोर्ट नंबर होता है। सो व्हाट आई रिकमेंड, और जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, वो ये कि हम इस कन्फिग्रेशन को डिसेबल करें और इसकी जगह अपनी पोर्ट वाली कन्फिग्रेशन लाएं। उसका फायदा क्या है? सॉकेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें PHP 8.3 पे चलने वाली सारी एप्लीकेशंस, जो मैं समझाऊं, मैं हो सकता है गलत हूं, मैं इस पे कोई वाज़ेह राय नहीं दे रहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो एक ही उससे कम्युनिकेट करेंगी, एक ही सॉकेट के थ्रू। यानी उनका जो उनका जो पूल है वो ये वाला पूल है जो आपने ऊपर डिफाइन कर दिया। इसके रिसोर्सेज जब आपने सेट कर दिए तो सब लोग उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करेंगे और उन्हें शेयर करेंगे। यस प्लीज। ये सलीम भाई, ये वाली बात रिपीट कर दें जो आप कह रहे थे, क्या कॉन्फ़िगरेशन की तो सब एक ही पूल यूज करेंगे? जी रिपीट करता हूँ। देखें, यहाँ हमारे पास, जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ ना, तो ये मेरे पास PHP 8.3 के पूल की डायरेक्टरी है। मैं 8.2 की पूल की डायरेक्टरी भी आपको दिखाता हूँ, उसमें भी यही फाइल है, उसका भी यही साइज है, दोनों एक ही जैसी फाइल्स हैं। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो, हमने कोई कंपेयर नहीं किया, लेकिन दोनों में एक बात यह है कि एक एक पूल बना हुआ है, दोनों पूल्स के नाम WWW हैं, और दोनों जो है वो अपनी एक सॉकेट पे आपको कनेक्ट करवा रहे हैं। यानी वो एक सॉकेट की फाइल है। क्या मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब है शायद? वो एक सॉकेट की फाइल है जिसके थ्रू आप PHP 8.3 8.2 रन कर रहे हैं। PHP 8.3 की जो सॉकेट फाइल है उसकी लोकेशन है ये सॉकेट, दिस इज मैंडेटरी, ये है, ठीक है जी। ये एक सॉकेट फाइल है 8.3 की, और इसी तरह से 8.2 की भी सॉकेट फाइल है 8.2 fpm.sock। ये दो सॉकेट फाइल्स हैं, ठीक है। दोनों का ओनर कौन है? WWW-data। अगर हम PHP 8.3 की एक ही कनेक्शन के थ्रू, यानी एक ही तरीके से वो करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि सारी साइट्स हमारी, यानी आप सर्वर को हल्का नहीं लीजिएगा, ये 2 GB का सर्वर है और जिसके अंदर 15 GB स्टोरेज है, इसको आप हल्का ना लें। ये आपकी 150 साइट्स हल्की फुल्की तो कोई मसला ही नहीं है इसके लिए, इंशाल्लाह ताला ये सबको डील कर सकता है, क्योंकि हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स को हम जो है वो शेयर्डली, इस तरह शेयर्ड
स्पेस दे रहे होते हैं, लेकिन उस शेयर्ड स्पेस पे मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हर एक के लिए अलग अलग यूजर बनाएं, ताकि अगर आपका कोई माइस्क्यूएल कोई आपका स्क्रिप्ट कंप्रोमाइज होती है, उस पर कोई अटैक होता है, तो अगर आपने एक ही यूजर यूज किया होगा तो उसको आपकी सारी साइट्स की सारी स्क्रिप्ट्स पे एक्सेस मिल जाएगी और फिर जो चाहे करे। अगर जवाब पे मौजूद है तो उन्होंने इसको रिसेंटली वो किया है, एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो माइस्क्यूएल PHP 8.3 का सॉकेट भी ये वाला यूजर यूज कर रहा है, इसके थ्रू हो रहा है। जब रन होती है तो जाहिर है कि कोई यूजर होता है ना जो उसको रन कर रहा होता है, और जाहिर है जब आपकी कोई स्क्रिप्ट आपने बनाई, उसके अंदर आपने एक फाइल राइट की, जब आपने फाइल राइट की तो उसका कोई ओनर होगा, वो किसने बनाई है फाइल, वो ये वाला होगा कि जिसने वो जो है ना कम्युनिकेशन की है, यानी जो उस स्क्रिप्ट को रन कर रहा था उस स्क्रिप्ट ने फाइल बनाई है, तो इसका मतलब उस यूजर ने बनाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम PHP 8.3 को ग्लोबली यूज करेंगे, PHP 8.3 पे चलने वाली 8.3 पे चलने वाली सारी साइट्स को अगर हम एक ही छड़ी से हाँकेंगे तो उसमें हमें ये नुकसान हो सकता है कि कोई एक साइट कंप्रोमाइज होती है तो बाकी भी ऑन स्टैक आ जाएंगी। जी, ये बेसिकली www डाटा वो यूजर है जिसके जरिए से हमारा सर्वर यानी कि Nginx यूज करेगा, हमारी साइट से यस कम्युनिकेट करेगा, फाइल्स यस बनाएगा। यस आई सी। जी। अच्छा, Nginx नहीं बनाएगा फाइल्स, देखें Nginx जो है ना दरमियान में एक लेयर है बस, आपका जो बनाएगा वो PHP का प्रोसेस बनाएगा। आई सी। इस ठीक है, यूजर को यूज करके अगर हम इस यूजर का नाम मतलब हम Nginx में की सेटिंग्स में जाके चेंज कर देते हैं, या PHP का जो पूल है सॉरी उसमें जाके, और फिर हाँ, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, तो हम एक अपना यूनिक यूजर बना यस सकते हैं यस। जिसका के किसी हैकर वगैरह किसी को पता ही नहीं होगा। नहीं, पता होने से कोई ताल्लुक नहीं है, बात यह है कि जब आपकी स्क्रिप्ट अगर आपकी मेल फॉर्म्ड है और उसमें आपने एसक्यूएल इंजेक्शन की और HTML इंजेक्शन की इजाजत दे रखी है, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो नहीं है, उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, तो उसमें जब आप अंदर घुस गए तो फिर आपका यूजर रूट भी हो या कोई भी हो, यूजर तो पता करना कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रिप्ट कंप्रोमाइज हो गई और उसमें जो है वो आपने डायरेक्टरी परमिशंस या चीजें इस तरह से रखी हुई हैं, उस पर किसी और वक्त देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है कि स्क्रिप्ट की कंप्रोमाइज किसे कहते हैं। तो जब वो एंटर हो गया तो फिर वो जो चाहे करे, ये उसकी शराफत है कि आपका डाटा सिर्फ देख के चला जाए और आपका जो है ना वो मतलब इज्जत आपकी महफूज रहे। जो तो डाटा देखने आता है वो इतनी मेहनत नहीं करता। हाँ, बस देख लें, लेकिन होते हैं बाद लोग को जो है ना ठंडा करके खाने के आदी होते हैं कि इस वक्त उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कि इन फ्यूचर वो आते रहेंगे यहाँ पे। जब एक दफा रास्ता देख लिया, आपको तो नहीं पता कोई आया था अंदर, कोई आया था अंदर, घूम के गया है, उसने डायरेक्टरीज ट्रेवर्स की हैं, फाइलों को खोल के देखा है उसने, और फाइलों को कौन सा उसने अपनी आंखों से खोल के देखा है, एक स्क्रिप्ट थी जो उसने चला दी, सब कुछ उसने बता दिया कि जनाब फला जगह पर डेटाबेस की सेटिंग्स रखी हुई है और वहां पर जो है वो ये कनेक्शन की डिटेल्स है, ये डेटाबेस है, और ये जो है वो मजीद कोई उनकी जो सीक्रेट्स हैं, और ये साइट का जो है वो .env फाइल के अंदर ये रखी हुई है वो की, जो लारावेल की है। ठीक है, तो जब उसको एक्सेस हो गई तो सब कुछ मिल गया उसे। अब वो अगर उसको मतलब आपका डाटा वो करप्ट करके नहीं जा रहा, सिर्फ चोरी ही कर रहा है, तो वो तो ज्यादा फायदे में है ना। कि तो क्या कहते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, उसको जिबा क्यों किया जाए जो रोजाना सोने का अंडा दे रही है। तो आपके डाटा से अगर उसे कुछ मिल रहा है तो आपके डाटा को करप्ट करने की उसे जरूरत नहीं है कि वो आपकी फाइलों को नुकसान भी पहुंचाए। एनीवेज, हम आगे चलते हैं, और मैं आपको ये बता रहा था कि ज्यादा बेहतर तरीकाकार ये है कि हम सॉकेट के बजाय पोर्ट की कम्युनिकेशन यूज करें, और उसके लिए हम हर साइट के लिए, हर पूल के लिए एक अलग पोर्ट डिफाइन करें। ठीक है, तो उसके लिए जो मतलब जिस तरह से मैं करता हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैं ये जो फाइल पड़ी हुई है इसको मैं करता हूँ डिलीट। डिलीट में नहीं करता, मैं इसको मूव कर देता हूँ www.conf.disabled। ये डिसेबल हो गई, ये हुई नहीं भाई, ये तो सूडो करके होगी, डिसेबल हो गई। अब मेरे पास कोई पूल नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास PHP 8.3 में। अब मुझे एक नया पूल बनाना है और उसकी डिटेल्स आपको कॉपी पेस्ट आप कर लीजिएगा, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। मैंने इसको कॉपी किया
और मैंने कहा जी सूडो नैनो 9001, ये मैं पोर्ट का नंबर शुरू में लगा लेता होता हूँ ताकि मुझे सर्च करना और डायरेक्टली मैं खोल सकूं कि भाई कौन कौन सी पोर्ट इन यूज है। यस प्लीज। सर ये नैनो है क्या चीज? नैनो जी नैनो का कौन बताएगा भाई, नैनो क्या है? टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स का। जैसे आपका विंडोज में टेक्स्ट एडिटर होता है ना, वैसे नैनो विम ये लिनक्स में होते हैं। सर जी जवाब तो मैंने भी दे देना सीगा, जूनियर्स को देने का मौका दें। ठीक है, ये कमांड लाइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, तो हमारे पास दो मशहूर टेक्स्ट एडिटर्स हैं, नैनो है और VI है। दोनों की अपनी अपनी सेटिंग्स हैं और अपना अपना वर्किंग बिहेवियर है। तो मैंने एक नई फाइल बनाई है नैनो के ज़रिए से, और उसमें मैं यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी लगाया था। ठीक है, ये है पूल का नाम लारावेल। ये पूल का नाम यूनिक होना चाहिए। ये यूज़र है जो चलाएगा मेरी स्क्रिप्ट को। यूज़र का नाम लारावेल है, ग्रुप का नाम भी लारावेल है। और ये जो मेरा पूल है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक कनेक्शन ओपन करे 9001 पोर्ट पे, और कहाँ से ये लिसन कर सके। इसको मैं अगेन जैसे माइस्क्यूएल की सेटिंग थी, सिर्फ लोकल होस्ट से कनेक्शन अलाउ करूंगा मैं इसे। अच्छा, लिसन का जो बिहेवियर है उसका ओनर लारावेल है, उसका ग्रुप भी। ठीक है, लिसन मोड 6660। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता भाई, जितनी जरूरत होती है उतना पढ़ता हूँ, ज्यादा पढ़ने से जो है ना वो बदहजमी हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन इसके हो सकते हैं, और 2 स्टार्ट सर्वर्स होंगे जब हमारा पूल स्टार्ट होगा। तो 2 वर्कर्स होंगे, 2 प्रोसेसेस होंगे जो स्टैंड बाय मोड पे मौजूद होंगे। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आए उसको लेने के लिए ये मौजूद होंगे। मिनिमम स्पेयर सर्वर्स 1। ठीक है, स्टार्ट में 2 होंगे, और मिनिमम सर्वर जो स्पेयर हो सकते हैं, इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे बताने से इस वक्त 2 मिनट में समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं बहुत आगे चलना है और ज़्यादा डिटेल में मुझे पता भी नहीं है। सवाल नहीं पूछिएगा मुझसे इस पर। अच्छा, मिनिमम स्पेयर सर्वर जो है ना वो एक है कि आपका अगर सर्वर उसको कोई काम नहीं मिला हुआ, जैसे हमारे मजदूर हैं, वर्कर हैं, तो एक स्पेयर सर्वर जो है वो PHP के इस पूल ने बना के रखना है। और मैक्सिमम 3 स्पेयर सर्वर्स हो सकते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है। वरना ये कि अगर कोई काम, किसी सर्वर को काम नहीं मिला, फारिग है वो, तो उसको किल कर दिया जाएगा। ये सेटिंग्स हैं हमारी। अच्छा, फिर उसके नीचे PHP की सेटिंग्स हैं। यस। ये मुझे काइंडली बता दें, जो हमारे स्टार्ट सर्वर्स हैं इनको हम कितना बढ़ा सकते हैं? अगर सपोज स्टार्टिंग में क्या ऐसा हो सकता है हम 10 वर्कर्स कर दें, 20 कर यस, दें? 500 भी कर सकते हैं, आपके सर्वर की रिसोर्सेज पर है। देखें, और उसका फॉर्मूला होता है कुछ ना। आप ये देख रहे हैं कि एक प्रोसेस को आप मैक्सिमम मेमोरी 512 दे रहे हैं। तो आपके प्रोसेसेस जो है वो कितनी रैम ले रहे हैं, आपके पास कितनी रैम अवेलेबल है, तो मैक्सिमम आप कितने प्रोसेसेस चला सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास माइस्क्यूएल भी चल रहा है और दीगर सर्विसेज भी चल रही हैं। तो आप PHP के प्रोसेस को जो है वो कितना देना चाहते हैं, ये फार्मूला आपको जो है ना बड़ी अच्छी सेटिंग चैट GPT आपको करवा के दे सकता है। लेकिन यस, ये सर्वर रिसोर्सेज पे बेस करता है कि आपकी सपोज रैम। अगर हम अपने स्टार्ट सर्वर सपोज कर देते हैं 50 और हमारी रैम भी उस हिसाब से ज्यादा होती है, तो फिर यस, यस बहुत बिल्कुल, एक्सपेंसिव किस्म की रिक्वेस्ट को लाइक मिलियंस में या बिलियंस में ऑब्वियसली करेगा। यस उनको करेगा, कितने करेगा? मिलियंस तक तो शायद नहीं जाएगा। देखें, रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है, एक रिक्वेस्ट जब आती है ना, तो विद इन मिली सेकेंड्स या 2-3 सेकेंड्स वो कंफर्म हो जाती है, मुकम्मल खत्म हो जाती है। ठीक है, हम जितनी देर में पलक झपक रहे होते हैं इतने में काम अगला करके चला जाता है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि एक ही वक्त में, एक ही सेकंड नहीं, मिली सेकंड में एक्सेस करने की कोशिश की जा रही हो। आपको 1 सेकंड के अंदर 10 रिक्वेस्ट रिसीव हुई और वो 10 रिक्वेस्ट जो है वो 100 मिली सेकंड के अंदर फुलफिल हो गई। आपका एक ही सर्वर काफी था। ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत फास्ट हो रहा होता है ना। तो इसलिए एक सर्वर, जैसे ही एक वर्कर स्पेयर हुआ, जैसे ही फारिग बैठा, तो वो नैप नहीं लेता हमारी तरह, वो लंच ब्रेक नहीं करता वो। ठीक है, वो मशीन। फौरन ही दूसरा काम पकड़ता है और करने लग जाता है। और जब उसे काम नहीं मिलता तो फारिग लोगों को ज्यादा बिठाया नहीं जाता। मैक्सिमम 3 स्पेयर सर्वर्स हो सकते हैं। यस।
अच्छा सर जी, इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास जो php.ini फाइल जो होती है ना, उसमें भी मेमोरी लिमिट, पोस्ट मैक्सिमम साइज, अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज, वो और ये सेम चीज़ है क्या, यस, डिफरेंस है? वो बेस है। अगर हम यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं करेंगे, ये स्पेयर सर्वर्स वगैरह तो वहां नहीं होते मेरा ख्याल है, ये एफपीएम की सेटिंग्स है। हाँ पीएचपी बिल्कुल, डॉट और आईएनआई की सेटिंग्स ये नीचे आ रही हैं, डिस्प्ले एरर्स, एरर लॉग, लॉग एरर्स ऑन ऑन है या ऑफ है, मेमोरी लिमिट है, पोस्ट मैक्स साइज है, अपलोड मैक्स फाइल साइज है। ठीक है, ये हमारी ओवरराइड सेटिंग्स है। बेस सेटिंग्स वहीं पे हैं। अगर हम यहाँ से इसको उड़ा देंगे, जो जो चीज हम यहाँ से खत्म करेंगे, ये फॉर सैंपल यहाँ रखी है हमने, जो जो चीजें यहाँ से खत्म करेंगे उन पे बेस सेटिंग्स लागू होंगी जो कि php.ini में लिखी हुई है। हम यहाँ पर लिखकर उनको ओवरराइट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्ले एरर्स वहां पे ऑफ किया हुआ था हमने, तो हम ये कह रहे हैं इस वाली साइट में हम ऑन रखना चाहते हैं, बाकी सारी साइट्स में जो मर्जी हो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जी मेमोरी लिमिट इस साइट को ना 512 चाहिए, हो सकता है बेस हमने रखी हो 1000, हो सकता है हमने 128 रखी हो। ठीक है, तो ये इस साइट की सेटिंग्स हैं जो उन सेटिंग्स को ओवरराइड करती हैं और सिर्फ इस साइट के लिए एप्लीकेबल है वो, ये वाली सेटिंग्स। ठीक है, तो इसमें मजीद सेटिंग्स भी शामिल की जा सकती हैं। वो सारी चीजें कि जो हमारे पास www.conf में मौजूद थी और उसके साथ उनकी समरी भी मौजूद थी, उनको वहां से जाके पढ़ा जा सकता है और वो सारी सेटिंग्स इसके अंदर डाली जा सकती हैं। ये 9001 मैंने इसलिए लगाया है ताकि मुझे जब मैं अगली दफा आऊं तो मुझे पता रहे कि इसके अंदर पोर्ट नंबर 9001 लिखा था मैंने। ठीक है, अगली एक और मैं बनाता हूं, इसी को मैं कॉपी करता हूं, sudo cp और 9001 laravel 9002 डैश वर्कशॉप डॉट कॉन्फ। ठीक है, ये मेरी एक और बन गई। इसमें मैं लिनक्स के जरिए से रिप्लेस करता हूँ, SED-IS 9001 जहां आया है उसको 9002 कर दो। कहाँ पे? इस फाइल में। मैं ये भी चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर, क्योंकि मैं सेटिंग चेंज नहीं करना चाहता, मैं जाके कर सकता हूँ लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये चल जाए बस इस वक्त आपके सामने ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि जहां जहां लारावेल लिखा हुआ है वहां वहां वर्कशॉप लिखा हुआ हो इस फाइल के अंदर। अब मैं आपको ये फाइल प्रिंट करके दिखाता हूँ। 9002 जहां लारावेल लिखा था वो वर्कशॉप आ गया, जहां 9001 लिखा था वहां 9002 आ गया, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके बाद अगला मरहला ये है कि मुझे इसको सर्वर को रिस्टार्ट करना है, लारा PHP 8.3 की सर्विस को। sudo systemctl restart PHP 8.3-fpm। रिस्टार्ट हो गई सर्विस। ठीक है, एच स्टॉप करें। एच स्टॉप में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ मेरा ख्याल है कि नजर आनी चाहिए यूजर। www डाटा का कुछ मौजूद है या लारावेल का भी कुछ है? ये लारावेल के दो प्रोसेसेस हैं कि जो आपके सामने खड़े हुए हैं हाथ बांध के, हमारे लिए कोई हुक्म हो तो बताइए। उस पूल में जो हमने स्टार्ट सर्वर्स बनाए थे ये वो हैं दो। ठीक है, ये माइस्क्यूएल के इसी तरह के पूल्स हैं। इसी तरह से आपके पास वर्कशॉप के भी दो पूल्स यहाँ मौजूद हैं। ये आपके पास www डाटा के मौजूद हैं कि जो हमने PHP 8.3 को अभी तक टच नहीं किया हमने, तो उसके बनाए हुए ये वर्कर्स आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने अभी जो किया है ये कि 8.3 के अंदर हमने मल्टीपल पूल्स बनाए हैं ताकि जो है वो हमारा सर्वर, हमारी जो दो साइट्स हैं वो अलग अलग अपनी अपनी जो है ना वो क्या कहें, डोमेन, अगर आप डोमेन को वो ना लें कि जो .com होती है, अपने अपने हिसाब से चल सके, यूँ कह लीजिए। मेरा ख्याल है बस करें, सवालात ले लें या आगे चलें।
सर काफ़ी है। काफी है। जी, तो हम यहाँ तक ही कर सके हैं। माइस्क्यूएल को हमने सेटअप कर लिया है, पीएचपी के पूल्स हमने बना लिए हैं, और इन पूल्स को अब हमने, जो अगला मरहला हमारा होता है, वो इन पूल्स के साथ कनेक्शन हमने बनाना होता है इंजनएक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का। ठीक है, वो हम अगली नेक्स्ट में रख लेंगे। सवाल अहम है, आपकी दिलचस्पी सवालात से ही पता लगती है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा सर जी, इसमें एक चीज़ है कि जो माई एसक्यूएल है उसमें तो हम मतलब कोड के जरिए, मतलब वो टर्मिनल के जरिए लॉगिन हो गए। अगर पीएचपी माई एडमिन जो है वो आपने इंस्टॉल क्यों नहीं किया, उसे हम क्यों नहीं? सर, आपकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे पीएचपी माई एडमिन पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है ना, तो एक आपकी जो जीयूआई बेस्ड है ना, जो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गई, उसका अपना ही काम करने का स्वाद है ना, कि वो आपको बहुत सारी चीजें देता है जो फ्लेक्सिबल चलती हैं। ब्राउजर वाली में बहुत सारी चीजें उस तरह से नहीं होती हैं। आपको पता है, एचटीएमएल आप खुद बना रहे होते हैं, तो उसमें कितना एक्सटेंसिव उसे कर लेंगे, जबकि जो नेटिव एप्लीकेशन होती है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो सही। बहुत सारी चीजें आपको पीएचपी माई एडमिन में नहीं भी मिलेंगी। कभी कभी जब स्टोरेज हमारे पास ज़्यादा होती है डीबी की, तो फिर टर्मिनल के बेस ही हम वो उसको अपलोड यस, करते हैं डेटाबेस। आपकी शायद 2 MB या 200 MB से बड़ी फाइल इंपोर्ट नहीं करना देता वो आपको। बिल्कुल। जी जनाब। ये जो आप एच टॉप यूज कर रहे थे बेसिकली, यस, ये एच टॉप स्टैंड्स फॉर बेसिकली ये किस किस्म के स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है? मैंने भी अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। यानी ये प्रोसेसेस दिखा रहा होता है स्टॉप का। फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता। बहुत सारे सवाल जो है वो जाहिर है सिर्फ यूज कर रहे होते हैं हम। तो ये हमें दिखा रहा होता है कि कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी ले रहा है, और कब से चल रहा है, स्टार्ट टाइम उसका क्या था, कौन उसका ओनर है उस प्रोसेस का। हर प्रोसेस का एक ओनर है, यूजर, तो उसका ओनर कौन है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आ रही होती पीआईडी हैं। भी बता रहा है, यूजर भी बता रहा है। पीआईडी भी आ रहा होता है। यस। ये बहुत वैसे काम की चीज है। अच्छा, मेमोरी जो ऊपर बता रहे हैं, जैसे मैं इसको WSL पे चेक कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मैंने विंडोज पे WSL किया हुआ है, मेरे अपने सिस्टम की जो मेमोरी है वो 16 GB है, लेकिन ये मुझे मेमोरी जो है वो 7 GB में से दे के दिखा रहा है कि 7 GB में से 5 GB इसने रिजर्व किया हुआ है। तो ये WSL की मेमोरी दिखा रहा है सर, हाँ, जो WSL आपने रिजर्व की है। यूएसएल सेटअप किया है, तो आपने उसकी लिमिट्स बताई होंगी कि ये कितना यूज कर सकता है। यार वो वर्चुअल मशीन की तरह काम कर रहा है आपके पास, तो Nice. जितना उसे अलाउ है वो, उसको तो वही बताया कि ये बस यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैंने WSL के थ्रू जो है सारा सेटअप किया है। अब मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें मतलब जो है अपाची भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें पोर्ट का कन्फ्लिक्ट आएगा, या ये एक कंटेनराइज होता है, मतलब इसका अलग कंटेनर होता है, ये पोर्ट के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा अगर एक टाइम पे दोनों चल रहे हैं तो? मेरा ख्याल है कि प्योरली लिनक्स नहीं है WSL। ठीक है। और ज्यादा मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन ये कि वो जब चल रहा होता है तो वो लिनक्स, मतलब एक बस आपको कमांड्स चलाने देता है लिनक्स की, लेकिन असल तो वो जी जी। विंडोज में ही चल रहा होता है। भाई देखें, आपने माइस्क्यूएल इंस्टॉल किया, माइस्क्यूएल आपने विंडोज में इंस्टॉल किया, लेकिन आप जो है वो यहाँ से भी कनेक्ट हो रहे हैं। पीएचपी आपने विंडोज में इंस्टॉल किया, उसको चला आप WSL से भी रहे हैं। तो एक हाइब्रिड सा माहौल है, प्योरली वो लिनक्स नहीं है। तो इसलिए ठीक है, तो अब वही अपाची है जिसको आप वहां से चला रहे हैं, यहाँ से भी वही एक्सेस हो रहा है। तो अभी इसके लिए मैं क्या करूँ? फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी अपने मतलब लोकल सिस्टम पे भी जो काम कर रहा हूँ, जो क्लाइंट से काम है वो कर रहा हूँ, तो अभी ये तो लर्निंग स्टेज चल रही, तो फिर इसको डॉकर के थ्रू कंटेनराइज कर दूँ ताकि इसकी सेटिंग से कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह ना आए? आप ये जो काम हम कर रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। इसको तो मैंने मतलब डायरेक्ट उसमें जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने मुझे बताया था कि WSL आप कर लें उसके साथ
आप जो है ना, आपको मतलब एक Ubuntu का सारा वो इंटरफेस वगैरह उसमें मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो अब उसमें मैंने सब कुछ इंस्टॉल किया है, PHP भी हो गया, सब कुछ उसमें प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये पोर्ट कन्फ्लिक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो ये एक अलग कंटेनर कंटेनर नहीं है, ये कंटेनर नहीं है, अच्छा, तो ये इसको फिर उसी डॉकर तरह के थ्रू कंटेनर कर लूँ ताकि जो है ना बाकी कंटेनर। चीज़ें सक्सेसफुल। हाँ, मैंने रिकमेंड किया था कि आप वर्चुअल बॉक्स करें। वर्चुअल ठीक है, बॉक्स में ना वो आप उस पे पूरी यूबंटू एक अलग वर्चुअल मशीन के तौर पे इंस्टॉल करेंगे आपको। बिल्कुल यानी ठीक है, जब आप कंटेनर बनाएंगे ना, तो कंटेनर में आपके पास फुल लिनक्स की कैपेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, सही आप होगा, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स पे बनाएंगे तो आप उसके लिए आप यूबंटू की इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप बूटेबल यूएसबी बना के करते हैं ना, उसी तरह से करेंगे। बिल्कुल, मतलब पूरे एक अलग से अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, तो उसमें हमारे पास फुल कमांड होगी, यस, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे इसमें। बिल्कुल यस, ठीक होगी, जी जी बिल्कुल ठीक होगा। जी भाई, बस। Anyone else? Sayyid Hamza, Umayma Nafis, Sidra, Saqib, Banorin. इस बार फीमेल्स ने बहुत ज्यादा ज्वाइन किया, आई एम शॉक्ड। महबूब रहमान, आप पिछली मीटिंग में भी थे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मीटिंग वगैरह रिकॉर्डेड होंगी या मतलब बाद में भी देख सकते हैं या ज्वाइन करना जी मस्ट है? जी जी, मीटिंग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाद में उन्हीं को समझ में आएगी जो यहाँ मौजूद है, उनका रिवाइज तो हो जाएगा। लेकिन ये मीटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जा रही रिकॉर्ड कि ये रिकॉर्डिंग है जिसको देखकर लोग समझें। यानी यूट्यूब पे डालने के लिए जो रिकॉर्डिंग की जा रही होती है वो इस लिहाज से की जा रही है कि इसको बार बार देखेंगे लोग और समझेंगे। ये मीटिंग हाजरीन के लिए है, जो लोग इसमें शरीक हैं वो बाद में भी देखेंगे तो उनको फायदा होगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ इस मीटिंग को देखना चाहता है रिकॉर्डिंग, तो उसको शायद वो मजा ना आए जो होना चाहिए। जी ठीक होगा सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सर्वर की जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिहाज से जो चीज़ें होती हैं, तो वो बाद में होती हैं या उसका क्या मतलब तरीकाकार होता है? देखें, हम चीजें साथ साथ डिस्कस करते ही जाते हैं। जैसे आज हमने ये देखा कि माइस्क्यूएल को कैसे सिक्योरली कम्युनिकेट करवाना है, तो उसमें मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उस पर सिर्फ 3 पोर्ट्स ओपन रहने में, पोर्ट 80 ठीक है। HTTP के लिए, 443 HTTPS के लिए, और 22 SSH के लिए। उसके अलावा जितनी कम्युनिकेशन है आप कोशिश करके उसको 22 के थ्रू करें। ये सिक्योरिटी है। इसी तरह से चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी सिक्योरिटी के टॉपिक और लेके उसको तो उसका बाकायदा उसका तो एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, मैं तो जर्नल एक हूँ, बहुत सारे काम मैं करता हूँ, तो वो जो मैं कर रहा हूँ वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक सवाल था स्वैप फाइल से रिलेटेड। आपने कहा वो रैम की तरह होती है, यानी रैम लाइक हम उसे कह सकते हैं, और मैंने इसको थोड़ा अभी पढ़ा, यानी इसकी एक लिमिट होती है, 2 GB रैम में हम 2 से 4 दे सकते हैं। तो यानी जितनी रैम है, तो स्वैप अगर ये हमारी रैम की तरह है तो हम इसे अगर 4 ही रखें किसी भी सर्वर पे, जिस तरह आपने 2 रखी, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे उतने यूज़ हो रहे हैं इसी जो इंस्टेंस में, यानी हमने रैम वगैरह भी फिक्स की हुई है। जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्या ये इफ़ेक्ट करेगी कहीं पर हमारी फंक्शनैलिटी पर, अगर हम इसे अगर 4 GB यानी बिल्कुल हम कहें आखिरी लिमिट है 4 तक हम रख सकते हैं, उतना रखें, तो कम फिर हम क्यों रख रहे हैं? नहीं नहीं, हम 4 भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वैसे ही मैंने बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये इसके लिए आपको रीडिंग मिल जाएगी कि क्या रैम हो तो क्या रखा जाए। जी ठीक तो है, मैं पढ़ वो जो है वो हम उसके लिए 4 भी रख सकते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो रैम है उसके डबल के तौर पे उसे रखा जाए। कहीं मैंने ये पढ़ा था कि अगर रैम ज्यादा है तो उसके इक्वल के तौर पे रख लिया जाए। तो ये बहरहाल रैम के तौर पे नहीं, बल्कि रैम ने जब ओवरफ्लो होना होता है तब इसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक हो गया।
तो ये जब ज्यादा प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं बैक वक्त, तो उस वक्त इसकी अहमियत जो है वो समझ में आती है और ये भरपूर काम भी देती है। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है फिर अगर यस प्लीज। सर जी इसमें एक चीज़ है कि गिटहब से जब हम कोई कोड उसकी क्लोन ले लेते हैं SSH की के थ्रू, तो जब हम अपने लोकल पे कर देते हैं हमारे पास गिट की फाइल आ जाती है, उसमें मतलब जितने भी हम ब्रांच बनाते हैं और वो बनाते हैं। उसके बाद AWS पे जब हम SSH की VPS के थ्रू बना लेते हैं, तो वहाँ पे हमें किस तरह मतलब क्लोन लेनी पड़ती है और किस तरह मर्ज करना पड़ेगा, मतलब लोकल से और लाइव प्रोटेक्शन पे। जी हम उसकी तरफ जा रहे थे, आज हम वहां तक पहुंच नहीं सके। आज का हमारा टारगेट था कि हमने एक रिपोजिटरी क्लोन, बल्कि आज का तो नहीं था टारगेट, पहले हमने पहली मीटिंग से पहले ये सोचा था कि दूसरी मीटिंग में हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। आज हमारा टारगेट ये था कि हमने लारावेल को यहाँ पर जस्ट कंपोजर के जरिए सेटअप करके उसको चलाना था। आज हमारा ये टारगेट था, जहां तक हम नहीं पहुंच सके। आज हम पूल में डूब गए ना हाँ जी पूल बहुत गहरे थे। जी जी जी। तो बहरहाल हमने ये करना है सारा कुछ इंशाल्लाह। और अगर आप लफ्जों में पूछना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए यस हम जो है वो CI/CD पाइपलाइन यूज करेंगे। गिटहब एक्शंस की फाइलें होंगी जिसके अंदर हम ये रखेंगे कि जब पुश किया जाए किसी स्पेसिफिक ब्रांच पे, तो वो डॉकर कंटेनर चलाए, वहां पे उसे बिल्ड करे, और बिल्ड करके जो आपकी जो फाइलें हैं वो आपके सर्वर पे सिक्योरली यूजिंग SSH की वो आपके सर्वर पे प्लेस करे। तो ये हमने करना है इंशाल्लाह ताला। अब देखें, अब 2 मीटिंग्स में होता है, 4 में होता है, हम भी इधर ही हैं। अल्लाह आसानियां करे। इसमें समझ फिर आना अहम है, ये स्पीड अहम नहीं है, ये अहम है कि हमें जो है ना वो चीजें समझ में आ रही हैं और हम उन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी कुछ कह रहे थे आप, सॉरी। अच्छा इसमें एक और चीज़ है सर जी, जो एक है एप्लीकेशन जो टूल्स एक जेनकिंस इस तरह का नाम है, एक दूसरा टेराफॉर्म है, तो वो सारे मतलब आप वो कराएंगे फिर इस बार? सर जो जो मैं कर चुका हूँ वो मैं करवाता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि नई चीजें भी मैं करूँ। ज़ाहिर है सीख के सिखाने में मज़ा ही आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम कितना मुझे मैसर आता है। जो आता है उसको बताने में कोई बुखल नहीं है इंशाल्लाह। जो सीखना चाहते हैं वो सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी। और बस जितना टाइम मैसर है उसके मुताबिक। चलो ठीक हो गया, थैंक यू। ओके जी, मेरा ख्याल है कि या तो सब समझ में आ गया है या ये कि ऊपर से गुजर गया। जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं उनके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जो है वो बातें समझ में आई हैं। बाकियों के बारे में हम हुस्न-ए-ज़न रखते हैं, जोए वाला। ठीक है जी। तो अब एक छोटी सी बात ये थी कि वो मैंने अब्दुल्ला भाई से डिस्कस किया था, हमारा ग्रुप फुल हो गया है, तो उसके लिए फिर उन्होंने रिकमेंड ये किया कि हम डिस्कॉर्ड को यूज़ करें। तो मुझे नहीं पता वो लारा व्हाट्सएप की तरह मजे से इस्तेमाल होगा या नहीं, लेकिन खैर इंस्टॉल मैंने कर लिया था। ठीक है जी। आप में से भी जो भी लोग, आई डोंट नो, आप लोगों ने लिंक्डइन से ज्वाइन किया है, स्पेसिफिकली कम्युनिटी से ज्वाइन किया है, जहाँ से भी, तो चूंकि अब हमारा ग्रुप फुल हो गया और व्हाट्सएप पे हम ज़्यादा ग्रुप्स नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो मतलब उसकी लिमिट है ही 1000 तक, और हो सकता है कि हमारे पास पाकिस्तान में 10,000 लारावेलियंस हो, 20 हो, 30 हो। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा आप सबको कि डिस्कॉर्ड पे आ जाएं। उधर यही कम्युनिकेशन टू वे होती रहेगी, आप सेपरेट थ्रेड्स भी बना सकते हैं वहाँ पे, वर्कशॉप्स, क्या कहते हैं, बिगनर्स के लिए गाइड्स और लारावेल के ट्यूटोरियल्स, ये वो सब कुछ है, एवरीथिंग। ओके जी, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। मजीद कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अब्दुल्ला आज जो है ना वो डिस्काउंट